हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आपका फीडबैक आईएएस के ऊपर स्वागत है। जैसा आपको पता होगा, हमारा जो है एज करंट अफेयर जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो हम जो थीम अभी चला रहे हैं, जैसे आपको पता है हमारा जो करंट अफेयर्स है वो थीम वाइज रहने वाला है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जो पॉलिटी है और जो गवर्नेंस है उसके टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने 2 दिन में कवर कर लिए। कौन कौन से टॉपिक कवर किए हमने? बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपको पता होगा, 1 मई से लेके हम क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी से लेके और 1 मई 2026 का करंट अफेयर्स पूरा कवर कर रहे हैं। और ये प्रिलिम्स 2026 के लिए है। और ये जो हम कवर कर रहे हैं ये प्रीलिम्स 2026 जो मई में होने जा रहा है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस ना करें, इस सेशन के लास्ट तक बने रहें। ये करंट अफेयर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो उस पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के जो टॉपिक हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यूपीएससी ने हर साल इन जो टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन पूछा है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और गाइज, आपको पता होगा कि पॉलिटी से जो है वो 10 to 12 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी क्या करती है, पूछती है। हर साल 12 क्वेश्चन कम फ्रॉम द पॉलिटी पार्ट। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। जब मैं प्रीलिम्स देता था तो मेरी जो स्ट्रेटजी रहती थी कि आखिर प्रीलिम्स को निकाला कैसे जाए, तो मैंने कुछ जो है सब्जेक्ट को चूज कर लिया था। मैं ज्योग्राफी को बिल्कुल छूता नहीं था और मैं जो इन्वायरमेंट का पार्ट था उसमें भी कम क्वेश्चन को सॉल्व करता था। तो मैंने कुछ अपनी प्रायोरिटी को सेट किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मुझे टारगेट करना है। तो इसलिए आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ आपको जो है टारगेट करना है, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कौन कौन से वीक एरियाज हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज एंड द स्ट्रॉन्ग एरिया। जब भी आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो इज गोइंग टू इंटरेस्टिंग फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज जो पीसीएस एस्पिरेंट है उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा जो पहला टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज। तो हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर एक बिल आया था 2023 में, वो एक्ट बना बाद में। तो हम उसी एक्ट को समझेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, ये हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है आपके 2026 में अगर आप प्रीलिम देने जा रहे हैं उसके लिए ये सारे जो टॉपिक हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या आएगा? पहला टॉपिक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। एक्ट 2023, ये जो एक्ट आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर 2023, आखिर ये एक्ट था क्या और ये एक्ट जो है क्यों अप्रूव किया गया था, हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट ने क्या किया, इस जो एक्ट था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट को 2023 को क्या कर दिया था, उसको पास कर दिया था। तो वही चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे गाइज।
तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, इसको प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। प्रेसिडेंट अप्रूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023, और ये क्या है, एक्ट बन गया है। अब हम ये समझेंगे आखिर इसके प्रोविजन क्या है, व्हाट आर द प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजन कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आखिर प्रोविजन क्या है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, और इसके क्या कहते हैं, कौन सी कमेटी होती है जिससे इसका अपॉइंटमेंट होता है, कितनी एज रखी गई है, इसका रिमूवल कैसे किया जाता है, इनकी सैलरी कितनी रहती है, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के जितना भी क्राइटेरिया होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम हर डायमेंशन को इसमें समझने वाले हैं। तो आगे आ जाइए, कौन कौन से डायमेंशन होने वाले हैं, तो हम हर डायमेंशन को इसमें समझेंगे। अब मुझे बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्या प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है? ऐसा नहीं होता है गाइज। प्रेसिडेंट क्या करता है, सिर्फ अपॉइंट करता है, लेकिन एक कमेटी बनाई गई है, सिलेक्शन कमेटी। जो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन होती हैं, उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करता है किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी। अब मुझे बताइए गाइस, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, आखिर जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके अंदर कौन कौन, सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या एलओपी होते हैं, क्या सीजीआई होते हैं, या यूनियन मिनिस्टर होता है। मुझे चैट बॉक्स में बताइए गाइस, कौन कौन इसके अंदर मेंबर होते हैं। अगर मैं सिलेक्शन कमेटी की बात करूं, तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मेंबर होते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और फिर होते हैं यूनियन मिनिस्टर। एक यूनियन मिनिस्टर होता है। अगर हम देखने की कोशिश करें, प्राइम मिनिस्टर होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो नॉमिनेटेड किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर होंगे जो नॉमिनेटेड किया जाएगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसको नॉमिनेटेड किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। और एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती है, लॉ जस्टिस हैं, लॉ जस्टिस मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा शैल रिकमेंडेड द पैनल 5 कैंडिडेट टू द सिलेक्शन कमेटी। 5 जो मेंबर्स हैं, पहले सर्च कमेटी क्या करेगी, सर्च कमेटी 5 मेंबर्स को क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। कितनी, 5 मेंबर्स को। फिर उनके द्वारा 5 मेंबर्स क्या करेंगे, जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसको डिसाइड करेगी। एलिजिबिलिटी क्या क्या होती हैं, अगर मुझे बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी हैं जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना जा सकता है। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी विथ नॉलेज ऑफ इलेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्या है, मस्ट हैव द पोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी, वो सेक्रेटरी के पद पर उन्होंने काम किया हो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, इनका ऑफिस का टर्म कितना होता है, कितने साल तक ये क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं। मुझे बताइए आखिर इनका टर्म कितना होता है, अपने ऑफिस को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कितने एज तक कर सकते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट, व्हाट इज द रिटायरमेंट, मुझे बताइए आखिर रिटायरमेंट क्या होता है। सीईसी और ईसी दोनों क्या कर सकते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्या कर सकते हैं, 6 ईयर्स तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। कितने, 6 ईयर्स तक, और 65 ईयर तक अपने ऑफिस को वो होल्ड कर सकते। कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द सर्विंग फुल टर्म। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक बार उन्होंने अपने ऑफिस को क्या कर लिया, उनको अपॉइंट कर दिया गया और पूरा टर्म उन्होंने पूरा कर लिया। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इनको रीअपॉइंटेड नहीं किया जाता है, इनको रीअपॉइंटेड नहीं किया जा सकता है।
रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन क्या होता है दोस्तों? सीईसी एंड ईसी। अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करता हूं या इलेक्शन कमिश्नर की बात करता हूं, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके क्राइटेरिया पे इनको रिमूव किया जा सकता है? तो कैन बी रिमूव्ड बाय सीईसी रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन कैन बी रिमूव सीईसी रिकमेंडेशन और रिजाइन एनी द टाइम ऑफ द राइटिंग टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज को रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है। सैलरी कौन डिसाइड करता है? सेम एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है वही क्या होती है? इलेक्शन कमीशन की सैलरी होती है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल बी अनोनिमस, majority vote will be prevail in case of the different of opinion, president has given assent making the law official। तो ये क्या है? प्रेसिडेंट ने क्या किया है? प्रेसिडेंट ने इसको लॉ बना दिया है। पहले ये बिल था तो बिल को क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया चीफ इलेक्शन कमीशन ने। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड देखते हैं। आखिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी देखेंगे, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं या कौन से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसमें क्या है? इलेक्शन कमीशन की पावर के बारे में बात किया गया है, इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के बारे में बात किया गया है, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया। तो हम ये देखेंगे कौन से ऐसे जजमेंट हैं, और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड क्या है इलेक्शन कमीशन के लिए, अगर आप आर्टिकल 324 की बात करेंगे, आर्टिकल 324 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी है? आर्टिकल 324 है। तो आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कैसी ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? जो एडमिनिस्टर करती है यूनियन और जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? उनको सुप्रीटेंडेंट करता है, डायरेक्शन देता है और कंडक्ट कराता है जो इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। यूनियन एंड स्टेट्स के इसमें लोकल इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन द्वारा सिर्फ स्टेट्स और जो असेंबली होती है स्टेट्स की और जो पार्लियामेंट होते हैं सेंट्रल लेवल पे उसके इलेक्शन कराता है। एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन क्या है? वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा कराए जाते हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए के भी इलेक्शन जो है वो कराए जाते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर टू अपॉइंट द सीसी एंड ईसी। मैंने बताया कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सीईसी एंड ईसी, CEC and EC is appointed by the president in the recommendation of selection committee। selection committee के recommendation पे it empowers the president of India to fix from time to time number of election commissioner other than CEC, अदर देन CEC। अब हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख लेते हैं। आखिर कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें क्या है CEC और EC के जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में कहा है। अगर मैं अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखूं 2023, अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2023 में। उसमें क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो अभी सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है जिसमें सिलेक्शन कमेटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशंस होते हैं लोकसभा के, फिर क्या होते हैं अभी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। क्या यही जो सिलेक्शन कमेटी है इस जो
केस था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो मेंबर होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होना चाहिए, और सीजीआई होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ऐसी रूल के सीईसी एंड ईसी बिल चूजन बाय द कमेटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन अभी जो बिल आया है 2023 में, जो एक्ट बना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें क्या किया है, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को नॉमिनेटेड किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हो गया, इसमें सेंटर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। सेंटर जिसको चाहेगा उसको इलेक्ट करेगा, सेंटर जिसको चाहेगा उसको अपॉइंट करवाएगा। तो डोमिनेशन जो है इसमें सेंटर की है। किसकी है, ये एक न्यूट्रल डिसीजन नहीं आ सकता, क्योंकि दो लोग जो हैं वो सेंट्रल के और एक अपोजिशन पार्टी का है। तो क्या हो सकता है, कभी भी न्यूट्रल डिसीजन नहीं आ सकता। जो डोमिनेट करेगी वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। Till this SC ruling, election commissioner and CSC had been appointed by the president after the recommendation from the government। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइस जो हमने आपको बताने की कोशिश की, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। किसके, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज में है। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो इतना न्यूज में क्यों है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। कौन सा, साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब मुझे बताइए गाइस कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो न्यूज में क्यों है, इतना और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। बताइए गाइस, आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो इतना न्यूज में क्यों है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई है एग्जामिन करने की, इलेक्शन की जो फिजिबिलिटी है, चाहे हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, या स्टेट असेंबलीज की बात करते हैं, लोक पंचायत की बात करते हैं, म्यूनसिपलिटीज की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं। तो गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कोई कमेटी बनाई थी। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर द किसके किसके अंडर में कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, जो रामनाथ कोविंद थे, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी। जो वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे किस चीज़ को, वो क्या करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ लोकसभा के इलेक्शन की, और क्या कहते हैं स्टेट असेंबली के इलेक्शन की, और क्या कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज की और पंचायत के, इनके क्या है एग्जामिन किया जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है, व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन।
व्हाट इज साइमल। अभी गाइज आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर क्या होता है, हर महीने क्या है, इलेक्शन होते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंटली इलेक्शन होते हैं, कि आज इस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, कल दूसरे स्टेट में, ऐसा फ्रीक्वेंटली पेपर इलेक्शन होते रहते हैं। इसी के लिए क्या है, एक तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, दूसरा पैसा बहुत खर्च होता है, और तीसरी चीज़ें जो है वेलफेयर जो स्कीमें हैं उन पर भी क्या है, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी के लिए क्या है, एक कमेटी बनाई गई है, वो एग्जामिन करेगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, उनके जो इलेक्शन है वो क्या एक साथ कराए जाएंगे। एक साथ कराने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में कराए जाएं, ऐसा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का दोनों को एक साथ ही निपटारा होगा। क्या स्टेट असेंबलीज का और पार्लियामेंट का एक साथ इलेक्शन कराने का ये रेफर करता है कि स्टेट असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन क्या हो, एक साथ कराया जाए, एक साथ अलाइन किया जाए। इन सच अ वे वोटर कास्ट देयर वोट्स फॉर डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सेम डे विद इन द सेम इलेक्शन साइकिल। तो ये है कि एक साथ इलेक्शन होगा, तो उससे हम समझेंगे कि आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं। लोकसभा और स्टेट असेंबली का जितने भी स्टेट हैं और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो जाता है। हम इसके प्रोज भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब मुझे बताइए आखिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वॉट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वॉट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन भारत में कभी हुए, मुझे बताइए। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आया है, या भारत में कभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ है। मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है अर्लियर कभी या नहीं, या इतिहास में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर मैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करता हूँ, साइमल्टेनियस इलेक्शन नॉर्म्स की बात करता हूँ, तो वो बिटवीन 1951 एंड 1967 के बीच में क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे। कैसा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाते थे। अगर मैं बात करूं 1951 बिटवीन 1967 के बीच जो होते थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को बंद करना पड़ा और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होने लगे। तो सबसे बड़ा रीजन जो था दोस्तों साइमल्टेनियस इलेक्शन ना होने का, एक तो 1951 से लेके 1961 तक क्या था, चाहे आप सेंटर में देखें चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में देखें, तो एक ही पार्टी की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी। जब स्टेट्स में दूसरी पार्टी की सरकार आना शुरू हुई तो ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन कराए जाएं। अगर मैं 1968 से 1969 की बात करूं एंड लोकसभा में 1970 की बात करूं, तो इलेक्शन क्या होने लगे, हर स्टेट में सेपरेटली होने लगे, और साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे फेड करने लगा, और क्या होने लगा, हर स्टेट में सेपरेट इलेक्शन होने लगे और लोकसभा का इलेक्शन भी सेपरेट टाइम पे होने लगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा धीमा हो गया। तो सबसे बड़ा जो रीजन है साइमल्टेनियस इलेक्शन ना होने का, क्योंकि सरकारें चेंज हुई, सरकारें दूसरी पार्टी की आई, पहले एक ही पार्टी होती थी कांग्रेस, इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन को ना होने की ये वजह थी। द आइडिया ऑफ रिस्टोरिंग, मुझे बताइए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले होते थे, फिर क्या हुआ, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना बंद हो गए। लेकिन अब बताइए ये आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया है रीस्टोरिंग करने की बात क्यों चल रही है, दोबारा से पिक्चर में कैसे आ गया साइमल्टेनियस इलेक्शन। मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए आखिर दोबारा पिक्चर में क्यों आया है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन दोबारा पिक्चर में कब आया, साइमल्टेनियस इलेक्शन दोबारा पिक्चर में आता है 1983 में। द आइडिया ऑफ रीस्टोरिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन
was first proposed by Election Commission of India 1983. It was later recommended. It was later recommended by the Dinesh Goswami Committee on Electoral Reform. It was later recommended by Dinesh Goswami Committee. It was later recommended by Dinesh Goswami Committee on Electoral Reform. तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बाद में रिकमेंडेशन दिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। अब मुझे बताइए व्हाट इज द पर्पज ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन। आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन का पर्पज क्या होता है? मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए आखिर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है उसका पर्पज क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन। आपको पता होगा, मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि इंडिया के अंदर क्या होता है, हर मंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंटली इलेक्शन होते हैं। कभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कभी उड़ीसा के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। तो जितने भी स्टेट हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन जो है वो रिड्यूस होगा और जो इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होगी। तो सबसे पहला क्या है, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्शन। तो सबसे पहला जो रीजन है या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट आती है फ्रीक्वेंटली इलेक्शन कराने पर वो काफ़ी आती है। काफ़ी फंड हमें क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। और दूसरा दोस्तों एक बात आपको और पता होगी, गवर्नेंस डिसरप्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नेंस डिसरप्शन कैसे होता है, मान लीजिए हर महीने क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। कोई भी वेलफेयर स्कीम हो या कोई भी पॉलिसी हो तो वो आप नहीं बना सकते, वो आप कैंपेन में लगे रहते हैं। आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप वेलफेयर स्कीम बनाएं, आप पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करें, आप इम्प्लीमेंटेशन करें। तो क्या होता है कि गवर्नेंस का जो गवर्नेंस पॉलिसीज होती हैं उनका डिसरप्शन होता है। मिनिमाइज द गवर्नेंस डिसरप्शन। जो गवर्नेंस डिसरप्शन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से क्या होता है, गवर्नेंस का डिसरप्शन होता है, वो भी मिनिमाइज किया जाएगा। क्या मिनिमाइज किया जाएगा? मिनिमाइज गवर्नेंस डिसरप्शन। गवर्नेंस डिसरप्शन किसकी वजह से होता है दोस्तों? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसकी वजह से क्या है, गवर्नेंस डिसरप्शन होता है, उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव में जो इफिशिएंसी लानी होती है वो भी इम्प्रूव करेगा। तो क्या करेगा, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो इफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव करेगा। इसका ये ऑब्जेक्टिव है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। और जो वोटर पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज किया जाएगा। क्या वोटर पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होगा। आगे आ जाइए, थोड़े से हम आर्टिकल्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शन। मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? गाइज प्लीज राइट डाउन ऑन द चैट एंड बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर कौन से प्रोविजन है? अगर मैं आर्टिकल 83 को देखने की कोशिश करूं, आर्टिकल 83 क्या कहता है बताइए गाइज। आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 कहता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, के ड्यूरेशन कितना होना चाहिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। तो ये किससे रिलेटेड है? ये साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 का बात करता है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट
प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 172 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 174 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 356 बात करता है अगर किसी केस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट में। आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं ये आर्टिकल्स। नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कौन सा आर्टिकल है गाइस, कौन सा टॉपिक है हमारा? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? एक रिपोर्ट है जिसको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? एनालाइजिंग ऑफ सेटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। आखिर जो ये रिपोर्ट है जो रिलीज किया गया, उस रिपोर्ट में क्या था और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? आखिर मुझे बताइए गाइस, ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है? ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक किसने रिलीज की है दोस्तों ये रिपोर्ट को? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्या होता है दोस्तों? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होता है एडीआर। एडीआर के द्वारा ये क्या है, ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। सिर्फ एडीआर के द्वारा रिलीज नहीं की है दोस्तों, नेशनल इलेक्शन वॉच है। कौन सा? जो नेशनल इलेक्शन वॉच है उसके द्वारा क्या की गई है, ये जो रिपोर्ट है वो क्या की गई है, वो पब्लिश की गई है। हम देखेंगे आखिर इस रिपोर्ट के अंदर है क्या, क्या एमपीज के बारे में क्या कहा गया है, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इसने बताया है कि कितने एमपी जो हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं वो बताने की कोशिश कर रही है ये रिपोर्ट। तो आप मुझे बताइए एडीआर क्या होता है और एडीआर को फाउंड कब किया गया था? आखिर एडीआर होता क्या है गाइस, मुझे चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज एडीआर। एडीआर क्या होता है हम आगे देखेंगे। मुझे बताइए एडीआर होता क्या है, व्हाट इज एडीआर और व्हाट इज एडीआर, आखिर एडीआर को फाउंड कब किया गया था? ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है या पब्लिश की है? एडीआर ने पब्लिश की है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है उसने पब्लिश की है एंड नेशनल इलेक्शन वॉच ने पब्लिश की है। तो एडीआर क्या होता है? एडीआर जो है जिसको फाउंड किया गया था 1999 में। कब फाउंड किया गया था दोस्तों? 1999 में किया गया था। और ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है प्रोफेसर का। कहाँ का, मतलब ये जो प्रोफेसर का ग्रुप होता है, कहाँ के प्रोफेसर का ग्रुप होता है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो एडीआर होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ प्रोफेसर होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोफेसर। कहाँ का प्रोफेसर होता है दोस्तों? जो आईआईएम होते हैं, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ग्रुप ऑफ प्रोफेसर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडीआर कहते हैं। और कहाँ का आईआईएम होता है दोस्तों? आईआईएम जो होता है अहमदाबाद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडीआर बोलते हैं, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो इसने एक रिपोर्ट को क्या किया है? रिलीज किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कौन से स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल केसेस हैं गाइस, वो केरला के ऊपर है। केरला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद क्रिमिनल केसेस। केरला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ
केरला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग एमपीज विथ क्रिमिनल केसेस। कितने? सबसे ज्यादा जो सिटिंग एमपीज हैं वो केरला से आते हैं। केरला के जो एमपीज हैं उन पे सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस है, फॉलोड बाय द बिहार एंड महाराष्ट्र। उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। द हाईलाइट कंटिन्यूइंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? मुझे बताइए आखिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? चैट बॉक्स में बताइए गाइस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? बताइए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को अगर हम रेफर करने की कोशिश करें तो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को रेफर करें, अगर मैं एंट्री की बात करूं या मैं इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन की बात करूं, तो जिन पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं वही क्या कर रहे हैं, वही लोकसभा के अंदर आ रहे हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, वही सिटिंग एमपीज बन रहे हैं। तो जिन पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग द लॉ ब्रेकर। जो लॉ बना रहे हैं वही क्या है, वही करप्ट पर्सन है इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम स्पेशली एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड। तो ये क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स हो गया कि जिनको लॉ बनाना चाहिए वही सबसे बड़े लॉ ब्रेकर्स हैं, वही करप्ट पर्सन है। तो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स जो है एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। क्या है? बहुत बड़ा इशू है। कंटिन्यूइंग द क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स। हम थोड़ा सा इसके वो देखने की कोशिश करते हैं, कमेटी देखने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी कमेटी जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो है यूपीएससी का जो प्रीलिम्स 2026 होने जा रहा है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। तो अगर मैं कमेटी की देखने की कोशिश करूं, कौन कौन सी जो कमेटी हैं वो किसकी बात करती हैं? क्रिमिनल ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। एन बोरा कमेटी। एन बोरा कमेटी क्या कहती है गाइज? अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो एन बोरा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कब आई थी? एन बोरा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो 1993 में आई थी। एन बोरा कमेटी की रिपोर्ट 1993 में आई थी। उसमें क्या कहा गया था? एन बोरा कमेटी ने क्या कहा था अगर हम समझने की कोशिश करें? एन बोरा कमेटी, एन जो बोरा कमेटी है उसमें कहा गया था कि स्टेटेड किया गया था नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन हैज कम आउट क्लियरली वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। अदर कमीशन क्या कहती है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005। अदर कमीशन कौन से? नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन 2001, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन दो। ये डबल लिख गया है लेकिन ये एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ें आई हैं। आगे आइए, अगर हम सेफगार्ड देखने की करें, सेफगार्ड एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है? आखिर कौन कौन से रूलिंग है, कौन कौन से जजमेंट हैं जिसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की है और आखिर जजमेंट में क्या कहा है। पहले हम देख लेते हैं लीगल सेफगार्ड क्या है। व्हाट इज द लीगल सेफगार्ड इन कॉन्टेक्ट द कन्विक्टेड कैंडिडेट। अगर आप रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की बात करें, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है वो आखिर अगर कोई कैंडिडेट पे क्रिमिनल केसेस हैं तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 क्या कहता है? आखिर 1951 किस चीज की बात करता है? अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का जो सेक्शन
कौन सा है? सेक्शन 8 क्लॉज 3। जो 8 क्लॉज 3 है वो क्या कहता है? 8 क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई भी लॉ मेकर्स सेंटेंस टू एटलीस्ट 2 ईयर, अगर 2 साल की कोई भी लॉ मेकर है या कोई भी एमपी है या कोई भी एमएलए है, उसको 2 साल की जगह 2 साल की अगर जेल हो जाती है, रिमेन्स डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 ईयर अपॉन देयर रिलीज। क्या है? अगर किसी भी लॉ मेकर्स को, किसी भी एमपी को 2 साल की अगर सजा हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर द सेक्शन 8 क्लॉज सब क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंदर क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर 6 ईयर। जब से वो रिलीज होगा, मान लीजिए उसको 2 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा के रिलीज होने के बाद उसको 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ता, 6 ईयर तक क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंदर। अगर मैं देखने की कोशिश करूं सेक्शन 8 क्लॉज 4, सेक्शन 8 क्लॉज 4 अंडर द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंदर क्या है दोस्तों? अलाउ किया गया है कि कन्विक्टेड एमपी, अगर कोई भी कन्विक्टेड एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, कंटिन्यू इन देयर पोस्ट, अगर वो अपनी पोस्ट को कंटिन्यू करता है तो प्रोवाइड दे अपीयर्ड अगेंस्ट देयर कन्विक्शन सेंटेंस इन हायर कोर्ट्स विद इन द 3 month ऑफ डेट जजमेंट बाय द ट्रायल कोर्ट। इन लिली थॉमस वर्सेस इंडिया के केस में एससी ने रूल किया था दिस सेक्शन हैज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो सेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? यूनियन इंडिया वर्सेस एडीआर 2002, एडीआर का केस हुआ और यूनियन वर्सेस इंडिया का केस हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन हैव अ फंडामेंटल राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सेक्शन 33B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड void. दिस सेक्शन अलाउड कैंडिडेट टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंटरेस्ट एंड फाउंडेशन यूनियन ऑफ इंडिया 2018 एससी ने ऑर्डर दिया कि पार्टी टू पब्लिश द क्रिमिनल रिकॉर्ड देयर कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। राम बाबू सिंह एंड ठाकुर सुनील अरोड़ा में क्या कहा गया? एससी डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट एनी अदर कंप्लायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल फंडिंग। इलेक्टोरल फंडिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कौन सा? इलेक्टोरल फंडिंग। इलेक्टोरल फंडिंग को हम देखने की कोशिश करेंगे। आखिर इलेक्टोरल फंडिंग जो है वो न्यूज में क्यों है, और ये जो इलेक्टोरल फंडिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्टेड किया है कि जो इलेक्शन बॉन्ड्स होते हैं या जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं उनको क्या करें, उनकी जो डिटेल है वो जो पॉलिटिकल पार्टी से जो रिसीव हुई है उनकी डिटेल्स, उनको क्या करें, सबमिट करें 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 को सबमिट करना था।
मोर अगर हम और न्यूज़ समझने की कोशिश करें, ये जो पूरी न्यूज़ है या ये पूरा टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर है। अगर आपको थोड़ा सा भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू क्या करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उससे चंदा लेती है, उससे पैसे लेती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बीजेपी रूलिंग पार्टी को मिले, उसके बाद कांग्रेस और फिर अदर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं। तो उसी के थ्रू क्या किया जाता है, पैसा लेती है। कौन पैसा लेती है? जो इलेक्टोरल, जो इलेक्शन पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। 2019 में क्या हुआ था? ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ पिटीशन फाइल्ड बाय द एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, मैंने आपको बता दिया कि एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्या होता है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को जो फाउंड किया गया था वो 1999 में किया गया था। और ये एक ग्रुप होता है प्रोफेसर का, जो होता है आई आई एम अहमदाबाद है, वहाँ से होता है। IIM अहमदाबाद है, वहाँ से होता है। तो इस 2019 में क्या हुआ था? हियरिंग द पिटीशन फाइल्ड बाय द ADR चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी आस्क्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कलेक्ट एंड सबमिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन रिसीव्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन क्या है, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को रिसीव हुआ है, उसका जो डेटा है वो सबमिट किया जाए। द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हैज डिस्क्लोज दैट ओनली 25 पॉलिटिकल पार्टीज हैव ओपन द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो समस्या है दोस्तों, वो काफ़ी आपको देखने को मिल रही होगी कि जो है ADR ने क्या किया है, ADR ने चैलेंज किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर बहुत बड़ा इशू है। तो उसी को चैलेंज करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन है उसका जो डेटा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फंड रिसीव हुआ है। अगर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करूं, व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, आखिर मुझे बताइए गाइस, चैट बॉक्स में बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, चैट बॉक्स में बताइए आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? बताइए चैट बॉक्स में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो एक इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड्स होता है और मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको परचेज किया जाता है बाय द कंपनी और इंडिविजुअल। कोई कंपनी भी इसे परचेज कर सकती है और कोई इंडिविजुअल भी इसे क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। इन इंडिया फ्रॉम द अथोराइज ब्रांचेज कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2017 और 2018 में क्या किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था। सोल्ड इन मल्टीपल हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। परचेज थ्रू द KYC कंप्लेंट अकाउंट टू मेक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अवेलेबल फॉर परचेज 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। द आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स रिमेन कॉन्फिडेंशियल। जो आइडेंटिटी ऑफ डोनर होगा उसको क्या रखा जाएगा, रिमेन क्या रहेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द रिटेलिएशन और इंटिमिडेशन फॉर पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये चीज़ें गाइज जो है इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर जो इलेक्टोरल बॉन्ड था हमने उसको बताने की कोशिश की।
आगे आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी जो एक स्कीम है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। उसके ऊपर हमारा आर्टिकल है नारी शक्ति बंधन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। कौन सा है दोस्तों? नारी शक्ति बंधन एक्ट। नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023 क्या है? नारी शक्ति जो बंधन एक्ट 2023 है उसके ऊपर है। मुझे बताइए जो नारी शक्ति बंधन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 है वो क्या है? व्हाट इज रिसेंटली क्या है पार्लियामेंट ने क्या है इस बिल को क्या है पास कर दिया है और ये एक एक्ट बन गया है। इसके अंदर क्या होगा? क्या वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा? टू प्रोवाइड द 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन असेंबली लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है नेशनल कैपिटल में दिल्ली के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर क्या होगा? 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों? जो 1/3 है कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों? 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अंदर ये जो स्कीम है दोस्तों नारी शक्ति बंधन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो वुमेन है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एनसीटी। अब मुझे बताइए आखिर की प्रोविजन क्या है इस एक्ट के? व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? जो की प्रोविजन है इस एक्ट के की प्रोविजन हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ इस एक्ट? आखिर इस एक्ट में क्या बदलाव किए गए? आखिर कहाँ कहाँ जो है संविधान में बदलाव किया गया है? व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? 1/3 जो है रिजर्वेशन क्या वुमेन को दिया जाएगा लोकसभा के अंदर स्टेट असेंबलीज के अंदर और दिल्ली में जो असेंबली है वहाँ पर क्या है क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर मैं आर्टिकल 239 डबल ए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? आर्टिकल 239 डबल ए, किसकी? डबल ए की बात करता हूँ। तो ये क्या कहता है? आर्टिकल 239 ए क्या कहता है? आर्टिकल 239 ए प्रोवाइड्स करता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। तो आर्टिकल 239 ए प्रोवाइड्स करता है 1/3 रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। अगर मैं और आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल 330 ए, आर्टिकल 330 ए किसकी बात करता है? आर्टिकल 330 ए, मुझे बताइए आर्टिकल 330 ए क्या कहता है? हमने देख लिया कि आर्टिकल 239 डबल ए, आर्टिकल 239 डबल ए प्रोवाइड करता है 1/3 रिजर्वेशन to women, 1/3 reservation for women in the legislative assembly in Delhi, provide the 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा। अगर आप आर्टिकल 330 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 330 ए की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड्स करता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा इन द पार्लियामेंट। अगर आप आर्टिकल 332 ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 332 ए, 332 ए क्या कहता है? आर्टिकल 332 ए जो है वो किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है प्रोवाइड्स रिजर्वेशन, प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस रिजर्वेशन ऑल्सो अप्लाइज टू सीट्स ऑलरेडी रिजर्व फॉर SC एंड ST अंडर द आर्टिकल 330 एंड 332। आर्टिकल 334 ए क्या कहता है गाइस? मुझे बताइए आर्टिकल 334 ए, 334 ए किस चीज़ की बात करता है?
334A 334A किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 334A स्पेसिफाइज करता है रिजर्वेशन come into effect only after the delimitation based on the first census conducted after the commencement of the act। तो ये स्पेसिफाई करता है कि जो रिजर्वेशन जो इफेक्ट में आएगा जब ही आएगा जब लिमिटेशन हो जाएगी फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट्स एक्ट। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर? मुझे बताइए इस जो ये जो एक्ट है उसके इम्पोर्टेंट फीचर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर? क्या है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स? मुझे बताइए गाइस चैट बॉक्स में आखिर इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर? इसमें क्या है? एक सनसेट क्लॉज डाला गया है। क्या डाला गया है? सनसेट क्लॉज। व्हाट इज सनसेट क्लॉज? क्या है इसका सनसेट क्लॉज? क्या है इस जो बिल है या जो एक्ट बन गया है उसका सनसेट क्लॉज क्या है? दोस्तों गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर जो ये बिल है नारी शक्ति बंधन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 जिनके अंदर 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया जाएगा लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, और जो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन जब भी लागू होगा जब डीलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद ये रिजर्वेशन इफेक्ट में आएगा। लेकिन मुझे बताइए आखिर सनसेट क्लॉज क्या है? व्हाट इज द सनसेट क्लॉज? सनसेट क्लॉज क्या? ये रिजर्वेशन जो है दोस्तों कब तक वैलिड रहेगा? ये रिजर्वेशन विल बी वैलिड ओनली 15 ईयर्स। कब तक वैलिड रहेगा? ये जो रिजर्वेशन है 15 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है, बट वैलिड कब तक रहेगा? 15 ईयर्स तक रहेगा। अच्छा, रोटेशन सीट क्या होगा इसके अंदर? अगर मैं देखने की कोशिश करूं व्हाट इज द रोटेशन सीट, हम अगर देखेंगे एक तो इसमें सनसेट क्लॉज है और दूसरा क्या है? रोटेशन सीट्स। अच्छा, रोटेशन सीट्स का मतलब क्या होता है? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द रोटेशन सीट मीन? रिजर्व सीट फॉर वुमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज रिजर्वेशन जो सीट्स हैं वुमेन की वो क्या है? रोटेटेड होंगी आफ्टर द एवरी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन करंट हाउसेज। द एक्ट विल नॉट द एग्जिस्टिंग कंपोजिशन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली अंटिल देयर डिजुलेशन। अब मुझे बताइए कि आखिर रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुए? इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या इससे रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट कुछ हुआ है क्या? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2023 टू प्रोवाइड द 33% reservation for women in the legislative assembly Jammu and Kashmir and Puducherry। Jammu and Kashmir and Puducherry। अर्लियर अटेम्प्ट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। क्या कोई भी पहले कोई भी ऐसा अटेम्प्ट किया गया था कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जो वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन देना चाहिए लोकसभा में, या फिर हम बात करते हैं स्टेट असेंबली में, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अभी क्या किया गया है? अभी रिजर्वेशन दिया गया। अर्लियर क्या ऐसा कोई अटेम्प्ट किया गया है? अगर आप 1992 में देखें तो 1992 में अगर आप 1992 में देखें तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी थ्रू द 73rd एंड 74 अमेंडमेंट रेस्पेक्टिवली। अगर मैं 1996 की बात करूं 81 अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। 1988 और 99 में सेवरल अटेम्प्ट वर मेड। अगर मैं 2008 की बात करता हूं तो 2008 में द लास्ट सच अटेम्प्ट वॉज मेड 2008 व्हेन बिल फॉर द रिजर्वेशन वुमेन वॉज इंट्रोड्यूस एंड पास्ड राज्यसभा। लेटर दिस बिल लैप्स्ड। 2008 की बात करता हूं, 2008 में क्या हुआ?
The last such attempt was made in 2008 when bill for reservation for women was introduced and passed in the Rajya Sabha. Later this bill lapsed. ये बाद में ये बिल क्या हो गया, लैप्ट हो गया. तो ये है हमारा जो है कि रिजर्वेशन, जो वुमेन के ऊपर रिजर्वेशन है 1/3, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की. काफ़ी इम्पोर्टेंट था दोस्तों. आगे आ जाइए. नेक्स्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023. नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023. मल्टी स्टेट कौन सा एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में हुआ, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ग्रांटेड कर दिया, एसेंट दे दिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2022 विच अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023. जो अमेंड किया गया है वो कौन सा है, 2002 का एक्ट है. अच्छा, की फीचर क्या है, व्हाट इज द की फीचर, इस एक्ट के की फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज द की फीचर्स. इस एक्ट के की फीचर्स क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द की फीचर्स. इस एक्ट के की फीचर, पहला कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी. पहला जो की फीचर्स है क्या होगा, जो कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होगी, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी. कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी क्या करेगी, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट विल कंसिस्ट, इसमें कौन कौन होगा, 1 चेयरपर्सन होगा, 1 वाइस चेयरपर्सन होगा, अप टू 3 मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटी. कॉपरेशन सोसाइटी रजिस्टर अंडर द स्टेट लॉज. आपको पता होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर की जाती हैं वो स्टेट लॉज के अंदर. कैन नाउ मर्ज विद द एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव रिहेबिलिटाइजेशन बनेगा एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड होगा. रिस्ट्रिक्शन एंड रिडक्शन गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग होगी. रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स होंगी. कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे. द बोर्ड शैल हैव द मैक्सिमम ऑफ 21 डायरेक्टर एंड मैंडेटरी ऑफ एक्सक्लूजन. अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी गाइस, आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल formed to promote their economic interest ऑफ देयर मेंबर. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो कंकरेंट भी नहीं है, यूनियन सब्जेक्ट भी नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेटिव विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश. तो महाराष्ट्र में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, 663 जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं. अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की बात करें, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2000 एक्ट 2002 की बात करें, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का क्या ऑब्जेक्टिव था. उसका जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों वो क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था कंसोलिडेट द लॉ. मतलब लॉ को क्या किया जाए,
कंसोलिडेट किया जाए रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर टू फैसिलिटेट द वॉलंटरी फॉर्मेशन democratic functioning of the cooperative pupil institution based on the self mutual aids. अदर डेवलपमेंट अगर मैं देखने की कोशिश करूं, अदर डेवलपमेंट क्या है? कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 नेशनल लेवल MCS एक्ट 2002 नेमली नेशनल मल्टी कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। क्या है? नेशनल मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे आ जाइए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखें, आप मुझे बताइए, प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो नए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, जैसा मैंने बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी फेल इन द 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। किसके अंदर? फेल इन स्टेट लिस्ट एंड 7 शेड्यूल। क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पार्ट है या एंट्री लिस्ट की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट में आती है। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द प्रोफेशनल। तो ये हो गया 7 शेड्यूल। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B क्या कहता है? टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या? टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट। राइट टू फॉर्म जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक फंडामेंटल राइट है। फॉर्मेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। पार्ट 9B क्या कहता है? पार्ट 9B कहता है इट डील्स विद द इनकॉर्पोरेशन टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड, इट्स ऑफिस बियरर, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9 एक्सटेंडेड द आर्टिकल 243 ZH। पार्ट 9B हमने देख लिया। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, इट प्रोवाइड द registration of society with operation in more than one states, more than one states। तो ये कुछ और हमने थोड़े जो बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, जैसे नेशनल पार्टी स्टेटस किसको मिलता है, क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी, बेनिफिट फॉर नेशनल पार्टी, फ्री बीच। तो ये आप देख लीजिएगा, ये थोड़े से एक एक लाइन के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने आपको PDF प्रोवाइड करा दिया, आप वो देख लीजिएगा, अब वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर के इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो देखने जा रहे हैं। हम PYQ देखने जा रहे हैं। जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो है PYQ होने वाले हैं। इन जो 3 दिनों में हमने जो पॉलिटी पढ़ाई है, आपको पॉलिटी का जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ाया है, हम उससे रिलेटेड जितने भी 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो MCQ हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और ये जो MCQ हैं पहले आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा। ये जो MCQ हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम देखेंगे आखिर ये जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, हम वही देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो UPSC 2027 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, और हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे हाउ टू eliminate method, how to eliminate the wrong option and how to use eliminate method in this question। in this question में हम कैसे मेथड लगा सकते हैं या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में बताया कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, सबसे पहले आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ना है। व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है। तो उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने, व्हाट इज द ऑप्शन, आखिर ऑप्शंस में क्या लिखा है, 1 2 3 में क्या लिखा है। आपको सीधे नीचे आ जाना है और नीचे पढ़ना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ये आपको देखना है कि यहाँ पर ही बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। कुछ ट्रैपिंग वर्ड डाले जाते हैं, कुछ ट्रैपिंग कीवर्ड डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं और आंसर को गलत कर देते हैं। आपको आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बिकॉज आपको ये पकड़ना है कि कीवर्ड्स क्या डाले गए। आपका आते हुए भी आंसर्स गलत हो जाते हैं, उसका रीजन ये हो जाता है, आप एक तो बहुत प्रेशर में होते हैं, आपको आता हुआ अभी क्या होता है भूल जाते हैं, आपको बहुत एंजाइटी होने लगती है जब आप उस माहौल में जाते हैं, क्योंकि आपने कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि आपने उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, जब भी क्या है आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और क्या है आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करें, यूपीएससी प्रीलिम्स ये 2017 का क्वेश्चन है, तो अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये जो क्वेश्चन है कि गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड है, गवर्नर के बारे में है। आपको पता होगा पॉलिटी के अंदर हमने आपको गवर्नर पढ़ाया, हमने सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से लेके गवर्नर के ऑर्डिनेंस को भी हमने कवर किया, और सारी हमने बात की कि हमने असेंट कैसे करता है गवर्नर, कोई भी बिल अगर उनके पास आता है, और गवर्नर का जो रोल है स्टेट में क्या रोल है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, और रिलेशनशिप में भी हमने बात की कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका गवर्नर के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, और हमने ये भी बात की कि गवर्नर क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि बिल को वो सालों सालों तक डिले कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो किसके ऊपर है ये, ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग। अब हम कंसीडर तीन हमारे पास स्टेटमेंट हैं, इसमें से हमें देखना है आखिर कौन कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, आखिर कौन से ऑप्शन करेक्ट है। हमें ये पता है कि हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर क्या ढूंढना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि आखिर ये इनमें से तीन जो आपको ऑप्शन दिए गए उनमें राइट आंसर कौन सा, आखिर राइट कौन सा है। अगर मैं पहले की तरफ बढ़ूं, पहला क्या है, द गवर्नर मेक्स रिकमेंडेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या गवर्नर रिकमेंडेशन देता है रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मुझे बताइए गाइस, क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर, पहले ऑप्शन को बताइए, क्या ये पहला ऑप्शन सही है या नहीं, बताइए बताइए पहला ऑप्शन सही है या नहीं। अगर दोस्तों अगर आप पहले ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन जो हो जाता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है, ना कि गवर्नर के द्वारा दी जाती है। अगर आप आर्टिकल 317 को देखेंगे तो आर्टिकल 317 के अंदर क्या होता है, रिकमेंडेशन दो देता है, किसकी, गवर्नर इसकी रिकमेंडेशन नहीं देता है कि चेयरमैन की और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो वो देता है रिकमेंडेशन, कौन देता है, वो प्रेसिडेंट देता है, नॉट गवर्नर। तो पहला ऑप्शन जो हो जाता है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपने पहला जो ऑप्शन है वो क्रैक कर लिया तो आपका आंसर निकल आया यहाँ पर। अगर आपने पहला क्वेश्चन को पहले ऑप्शन को क्रैक कर लिया, पहला जो ऑप्शन है अगर आपने उनको क्रैक कर लिया तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिकॉज पहला ऑप्शन इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। तो तीनों जो है तीनों आपके कट हो गए, तीनों एलिमिनेट हो गए। तीन ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए तो बचा एक, तो राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर जो होगा बी। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन है, आपको हाफ पता है,
फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको गैस नहीं करना है, आपको तुक्का नहीं मानना है, आपको लॉजिकल तरीके से एलिमिनेशन मेथड से का यूज करके आप इस आंसर को ठीक कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गवर्नर को लेकर क्वेश्चन था। हमने सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन को क्या किया है, सॉल्व किया है। क्वेश्चन हमारा सही हो गया, लेकिन हम दो ऑप्शन को और देखते हैं। क्या दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, गवर्नर इज कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट बाय अपॉइंटिंग द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है जब हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंट किया जाता है। अगर आप आर्टिकल 217 की बात करेंगे, क्या अगर आप आर्टिकल 217 को देखेंगे तो 217 में मेंशन किया गया है कि अगर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा तो कंसल्ट किया जाएगा उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर से। क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा जहां उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनसे। तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमने दूसरा ऑप्शन देख लिया, करेक्ट है। आ जाते हैं अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, गवर्नर अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। मुझे बताइए, क्या गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बीसी को कौन अपॉइंट करता है गाइस? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, बताइए बीसी को कौन अपॉइंट करता है। दोस्तों अगर मैं बीसी की बात करता हूं, बीसी को जो अपॉइंट जो है वो डिपेंड करता है स्टेट लॉज पर। ऐसा नहीं है हर स्टेट में कि गवर्नर के द्वारा ही क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये डिपेंड स्टेट टू स्टेट करता है, बिकॉज स्टेट लॉज पर डिपेंड करता है और चांसलर पर डिपेंड करता है स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नर के द्वारा, नॉट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि गवर्नर के द्वारा ही वाइस चांसलर को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ये वेरी करता है स्टेट लॉज पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हमने काफी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गवर्नर के ऊपर। गवर्नर जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और यूपीएससी 2026 में गवर्नर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो गाइज इस टॉपिक को आप क्या लिख लीजिए, ये जो टॉपिक है आप इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपके आने के चांसेस काफ़ी हैं। जो यूपीएससी का मई में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में प्रीलिम्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। हम ये देखने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। मैंने जैसा आपको बताया है आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऐसे अंधाधुंध क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तुक्का मार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप गैसिंग करके नहीं कर सकते, आप इलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपके पास नॉलेज है, आई नो यू हैव नॉलेज, बट बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है लेकिन वो 30 to 35% ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। फिर उसके बाद भी उनको एलिमिनेशन मेथड चाहिए होता है, उनको लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जो 24 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि ये यूपीएससी का जो एग्जाम है बहुत वाइड नॉलेज चाहिए होती है, बहुत वाइड कंटेंट होता है, बहुत डायनामिक एग्जाम होता है। तो इसलिए आपको इसके तरीके सीखने पड़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो जो हमारा एज करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है जो हम चला रहे हैं उसमें हम यही सिखाते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे
करना है। तो हमने आपको पहला क्वेश्चन सिखाया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन भी ये सेम क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया था, इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वो क्वेश्चन क्या हो गया था गाइस? वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो इसलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द डिस्क्रिशनरी। ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स 2021 में आया है। जो प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, जो एग्जाम हुआ था, वो 2000 जीएस पेपर 1 का पेपर हुआ था 2021 में। उसका ये क्वेश्चन है हमारा 2021 का। हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम विद रेफरेंस टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते हैं। कंसीडर द, अगर देखें पहला ऑप्शन अगर हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, पहला ऑप्शन अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो गवर्नर कैन एक्ट इन इज डिस्क्रिशनरी इन रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। क्या गवर्नर जो है अपनी जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट? मुझे बताइए पहला ऑप्शन क्या है, सही है या नहीं? बताइए पहला ऑप्शन सही है या नहीं? तो अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी क्या है, रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को। क्या कर सकता है? रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को। गवर्नर कैन एक्ट डिस्क्रिशनरी रिजर्विंग द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन अगर सही हो जाता है तो ये हमारे दो हो गए, दो हो गए। दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचे दो। अब बचा लास्ट का, द गवर्नर कैन एक्ट हिज डिस्क्रिशनरी इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो क्या किसी को भी क्या कर सकता है? डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए जी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। किसका है? यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, ये क्या कहता है। ये क्या कहता है हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला अगर मैं ऑप्शन देखने, पहला हम इसका स्टेटमेंट देख लें। विद रेफरेंस टू द इंडियन फेडरल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया एज अ फेडरल स्टेट। क्या संविधान में हमारे ऐसा मेंशन किया गया है कि जो इंडिया है वो एक फेडरल स्टेट्स है? क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है? इन डिफाइंस इंडिया एज अ फेडरल स्टेट। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो है, इंडिया को डिफाइन किया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या यूनियन ऑफ स्टेट डिफाइन किया गया है, ना कि फेडरल स्टेट। तो पहला ऑप्शन जो हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर जो आ गया वो निकल गया 2 और 3। तो एलिमिनेशन से ऐसे 2 और 3 निकल गया। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन भी देखने की कोशिश करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस
ये तो हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या किया गया है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अगर मैं बात करूं अंडर द आर्टिकल 263 के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेबलाइज करने की बात की गई है कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट एम्पावर किया गया है, प्रेसिडेंट को क्या किया है, एम्पावर किया गया है आर्टिकल के अंदर। तो आर्टिकल के अंदर क्या किया गया है, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है, वो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। किस चीज़ के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा, कि जो डिस्प्यूट है प्रमोट करने के लिए या कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उसके अंदर क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्टेबलाइज द फिनांस कमीशन टू रिकमेंडेड द डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, तो इसका ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, 2 and 3 इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। किसका है, 2017 का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। किस में आया है, प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन आया है। आखिर ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के क्वेश्चन की बात करूं तो ये किस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर। तो आपको पता होगा आर्टिकल 280 के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल 280 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिनांस कमीशन को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो रिकमेंडेशन देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन स्टेट। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर मैं तीसरा ऑप्शन की बात करूं तो इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आर्टिकल 280 किसके अंदर, आर्टिकल 280 के अंदर ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, जो फिनांस कमीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फिनांस कमीशन के अंदर। तो 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। 1 and 2 and 3, 1 and 2 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है और आप इसको देखिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। व्हाट इज द राइट आंसर, आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट आंसर क्या होगा, तो मुझे बताइए। ये जो क्वेश्चन है वो किस से रिलेटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। और ये इंटर स्टेट जो काउंसिल है कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, अगर मैं बात करूं हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो मेंशन किया गया है। ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मुझे गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटर स्टेट काउंसिल, पहला ऑप्शन अगर हम देखने की कोशिश करें, क्या इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो स्टेटूटरी बॉडी है, मुझे बताइए गाइस। चैट बॉक्स में बताइए क्या इंटर स्टेट काउंसिल स्टेटूटरी बॉडी है, कैसी है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल स्टेटूटरी बॉडी है या नहीं। अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर आप आर्टिकल 263 देखें, आर्टिकल 263, अगर 263 आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है तो ये कैसी बॉडी है, ये स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 263 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंटर स्टेट काउंसिल को जो चेयर किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही। हम पहला ऑप्शन अगर देखें तो सारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अगर आपको ये पता है कि ये एक स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ईजी से
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप अगर पहले ऑप्शन को क्रैक कर पाते हैं, पहले ऑप्शन को क्रैक कर रहे हैं, तो आपका एलिमिनेशन मेथड तो बहुत अच्छे से लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है 2 and 3। इट इज मीन टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 हो जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल इज नॉट स्टेटरी बॉडी, इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए विद रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? पहला ऑप्शन आप देखने की कोशिश करिए, क्या नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए। नीति आयोग, नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नीति आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसको चेयर किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। एम फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द स्ट्रक्चर सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3, सॉरी 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2 and 3। 2 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यूपीएससी प्रीलिम 2019 जीएसटी काउंसिल के ऊपर है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, इट विद रेफरेंस द जीएसटी काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम 2019 का क्वेश्चन है, तो ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करता हूँ, जीएसटी काउंसिल क्या एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो अगर मैं जीएसटी काउंसिल को देखूँ तो जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 279 की बात करूं, इसको चेयर कौन कौन करता है? यूनियन फिनांस मिनिस्टर करता है। हाँ बिल्कुल सही है, यूनियन फिनांस मिनिस्टर करता है। इट मेक्स रिकमेंडेशन टैक्स रेट एग्जम्पशन अंडर द जीएसटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट मीन इसका जो आंसर होगा वो तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ये यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है। किसका है? प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है, जोनल काउंसिल के ऊपर है। अगर मैं देखने की कोशिश करूं, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जोनल काउंसिल? तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि या जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है कैसी है? जोनल काउंसिल कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है कैसी बॉडी है गाइस? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जोनल काउंसिल कैसी बॉडी है? जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जोनल काउंसिल जो होती है गाइज वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। ये जो क्रिएट की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर, ये एक एडवाइजरी नेचर होती है। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013।
with reference to the article 131 of the constitution of India consider the following statement। ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। Supreme Court has original jurisdiction in dispute between the center and the state. Supreme Court has exclusive jurisdiction in dispute between the two and more states. Parliament may by law take away the jurisdiction of Supreme Court and interstate dispute. तो ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट कैन नॉट रिमूव द जुरिडिक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 इज इनेक्टेड द आर्टिकल 262। मुझे बताइए क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है वो किसके अंडर बनाया गया था? क्या 262 के अंदर बनाया गया था? बिल्कुल सही है। द अवार्ड ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इज बाइंडिंग इन द स्टेट कंसर्न, बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिडिक्शन ओवर द डिसीजन ऑफ सच ट्रिब्यूनल। एससी हैज नो एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन क्या कहता है और किस से रिलेटेड है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है ये। रिवर बोर्ड एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट। इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट इंटर स्टेट रिवर्स। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अगर रिवर बोर्ड्स कैन एजुकेट द इंटर वाटर डिस्प्यूट, रिवर बोर्ड जो है वो एजुकेट नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलेट और मॉनिटरिंग कर सकते। रिवर बोर्ड आर स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के यूपीएससी प्रीलिम्स 2017। यूपीएससी प्रीलिम विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द सुप्रीम प्रेसिडेंट। मुझे बताइए क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है? अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन करेक्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The collegium system of appointed the judges of the Supreme Court does not find mention in the Constitution of India। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। और द कॉलेजियम हैज बीन इवॉल्व ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द जजमेंट, ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। 1 और 2 और 3। अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। और द कॉलेजियम सिस्टम हैज बीन इवॉल्व सुप्रीम कोर्ट थ्रू द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड कॉलेजियम सिस्टम इज मेंशन द मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे जो हमने जो टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। जब तक स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस।